सेक्शन 9। सेक्शन 9 अब आता है चार्जिंग सेक्शन। तो अभी तक अपन ने सेक्शन 7 और सेक्शन 8 देखे। तो सेक्शन 7 में सप्लाई की डेफिनेशन थी और सेक्शन 8 में अगर कॉम्पोजिट नेचर का है तो उसको क्या करना वो अपन ने स्टडी किया। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं मेन जो लेवी का सेक्शन है और वो है सेक्शन 9। किस तरह से लेवी होगा ये इसमें हम स्टडी करेंगे। हालांकि ये सेक्शन बहुत ही सिंपल है। ओके, जो मेन अंडरस्टैंडिंग का सेक्शन था वो था सेक्शन 7। तो देखो क्या कहता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। सब्जेक्ट टू का मतलब है कि सबसेक्शन 1 जो है वो सबसेक्शन 2 जो है तो उसका सब्जेक्ट है, यानी कि सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 को ओवरराइड करेगा। आया समझ में? तो 2 ओवरराइड्स 1। There shall be levied a tax called the Central Goods and Service Tax on all intra-state supplies. Intra-state यानी within a state, जहाँ पर सप्लाई जो है वो एक स्टेट के अंदर ही हो रहा है। तो दो तरह के सप्लाई है, ये प्रिलिमिनरी में मैंने आपको बताया था, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट के ऊपर ये लगता है जो अपन पढ़ रहे हैं CGST और साथ साथ में SGST या UTGST, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है। और अगर ये सप्लाई इंटर स्टेट हो, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, तो फिर उस पर लगता है IGST, है ना। तो इसलिए ये क्योंकि CGST लॉ है इसलिए यहाँ लिखा है इंट्रा स्टेट, विद इन अ स्टेट। किस चीज़ का सप्लाई होगा? गुड्स या सर्विस, दोनों है, गुड्स और सर्विस और बोथ। एक्सेप्ट ऑन, अब ये एक्सेप्शन है, यानी कौन सी चीज़ों पे CGST लेवी नहीं होता। तो एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी दारू, दारू के ऊपर GST नहीं है। उसके बावजूद भी विजय माल्या को भागना पड़ा। खैर, जोक्स अपार्ट। तो अल्कोहलिक लिकर के ऊपर लेवी नहीं है, ठीक है। ऑन द वैल्यू, किस चीज़ के ऊपर लगेगा? वैल्यू के ऊपर लगेगा। वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 हम बाद में पढ़ने वाले हैं, वैल्यूएशन का सेक्शन है। एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20%, नॉट एक्सीडिंग 20%, यानी ये लेवी का जो सेक्शन है ये मैक्सिमम डिफाइन कर रहा है कि 20% मैक्सिमम हो सकता है। 20% क्या? CGST। तो अगर SGST इसके ऊपर है तो वो सेम रहते हैं। सो CGST अगर गवर्नमेंट ने 12% बोला है तो SGST भी 12% लगेगा। तो दोनों मिला के टोटल GST हो जाएगा 24%। यानी कि टोटल GST जो है सेंट्रल और स्टेट के कंपोनेंट्स को मिलाकर, या UT यूनियन टेरिटरी के कंपोनेंट को मिलाकर, तो वो 40% मैक्सिमम गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है। और अगर IGST में अपन पढ़ेंगे बाद में, तो IGST लॉ में ऐसे ही लिखा है कि मैक्सिमम 40%, क्योंकि IGST जो है वो दोनों का वैसे ही कंबाइंड होता है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटर स्टेट में जो लगता है। तो एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20% एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, GST काउंसिल, एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो एज मे बी प्रिस्क्राइब यानी एज पर द रूल्स। तो इसके रूल्स अपन बाद में स्टडी करने वाले हैं कि कलेक्शन कैसे होता है। एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, सिंपल, वो तो सब ग्रामर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इंटर स्टेट्स सप्लाई जब होगा गुड्स या सर्विस या दोनों का, तो उस पर CGST लेवी होगा और मैक्सिमम रेट हो सकता है 20%। बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखने की, सिंपल सिंपल है। और अल्कोहलिक लिकर जो है उसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने फ़िलहाल उसको लेवी नहीं किया है, लेकिन बाद में अगर लेवी करने का इंटेंशन हो गया तो ये एक्सेप्शन में जो दिया इधर, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर, उसको वो यहाँ से हटा देंगे। तो जिस दिन अमेंडमेंट आया और ये वहाँ से हट गया एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर, इसका मतलब समझ लो कि अल्कोहलिक लिकर पे GST लग जाएगा उस दिन से। बहुत सिंपल है ना। सिमिलरली सबसेक्शन 2 फिर कहता है कि सेंट्रल टैक्स, तो इसको अपन CGST को शॉर्ट में सेंट्रल टैक्स भी कहते हैं, ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल HSD, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, जिसको अपन गाड़ी में डलाते हैं पेट्रोल, देन नेचुरल गैस
एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एयरक्राफ्ट्स में डलता है शैल बी लेवीड विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी फ़िलहाल GST नहीं लगाया गया है, जैसे अल्कोहल की लिकर था वैसे ही। तो ये अपने गाड़ियों में जो पेट्रोल वगैरह हम डालते हैं, डीजल पेट्रोल, फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एयरक्राफ्ट्स में डलता है, एंड द क्रूड पेट्रोलियम इटसेल्फ, द क्रूड ऑयल, तो इसके ऊपर है नेचुरल गैस। तो इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है, लेकिन आगे चल के इस पर भी लगाया जा सकता है। ओके, तो वहाँ लिखा है कि जिस दिन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वहाँ से फिर इस पर लगना शुरू होगा, लेकिन अभी तो नहीं लगा है। फिर सबसेक्शन 3 आता है, इंटरेस्टिंग है, इसको कहते हैं हम रिवर्स चार्ज। सबसेक्शन 3 इज कॉल्ड एज द रिवर्स चार्ज, RCM। एंड सबसेक्शन 4 है, ये भी रिवर्स चार्ज है। ये दोनों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। तो ये क्या होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पहले मैं आपको समझा दूँ, बहुत सिंपल होता है। तो इसमें देखो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि हाउ रिवर्स चार्ज वर्क्स। ये सप्लायर होता है और ये रेसिपिएंट होता है ना। और सप्लाई किस चीज़ का है, गुड्स और सर्विस, और बोथ, दोनों भी हो सकता है साथ में। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल में उसको फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। तो सबसेक्शन 1 जो है वो फॉरवर्ड चार्ज, 9(1). तो 9(1) इज फॉरवर्ड चार्ज, और उसमें जो सप्लायर है वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। यानी कि वो क्या करेगा कि अगर वो सप्लाई कर रहा है और इसका इनवॉइस वो बना के देगा, और इनवॉइस वैल्यू मान लो कि 1 लाख का है, तो वो क्या करेगा कि इनवॉइस के अंदर प्लस GST ऐड करेगा, CGST प्लस SGST, और मान लो कि 9% है, टोटल मिला के 18%, तो 9,000 CGST आ जाएगा, 9,000 SGST आ जाएगा, टोटल मिला के 1,18,000 का बिल वो रेसिपिएंट को देगा। और रेसिपिएंट से कलेक्शन कितना करेगा, 1,18,000 रुपये। और 1,18,000 रुपये कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, ये कलेक्शन हो जाएंगे उसके पास, 1,18,000 रुपये आ गए, मनी रिसीव्ड। अच्छा, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि मनी मिल ही जाना चाहिए, कभी कभी क्रेडिट से लूँगा तो बाद में भी आएगा पैसा, लेकिन ये मनी आ गया। रिसीव वर्ड चलो मैं नहीं यूज़ करता, मनी, ये मनी इसके पास आएगा। नाउ ही हैज़ टू पे 18,000 टू गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट को 18,000 रुपये पे करेगा। 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 9,000 स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। यानी कौन टैक्स पे कर रहा है, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है, द सप्लायर। एंड ऑफ कोर्स सिंस इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, द बर्डन इज शिफ्टेड, so he recovers the money of tax from the buyer, the recipient, and pays it to the government। समझ में आ रहा है। तो 18,000 रुपये कौन गवर्नमेंट को दे रहा है, सप्लायर दे रहा है, तो इसको हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। अब इसी को रिवर्स चार्ज में बताऊं तो क्या होगा कि रिवर्स चार्ज के अंदर ये जो सप्लायर है वो इनवॉइस बना के रेसिपिएंट को दे देगा सिर्फ 1 लाख रुपए का, उसमें GST नहीं लिखेगा, ठीक है। ही विल नॉट राइट द GST, मीन्स ही विल नॉट कलेक्ट दिस 18,000 फ्रॉम द रेसिपिएंट, वो सिर्फ 1 लाख का इनवॉइस इसको दे देगा। और ये 1 लाख का इनवॉइस जो रेसिपिएंट को मिलेगा उसके ऊपर जो टैक्स है 9,000 प्लस 9,000, ये टैक्स ये यानी कि जो रेसिपिएंट है ही विल पे टू दी गवर्नमेंट्स, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को वो पे करेंगे। कौन पे करेंगे, रेसिपिएंट पे करेंगे। यानी सप्लायर को कुछ नहीं करना, सप्लायर को सिर्फ इनवॉइस बना के दे देना है, और जो रेसिपिएंट है ही विल हैव टू पे द टैक्स टू दी गवर्नमेंट। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में क्या होगा, सो दिस कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज, कि जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। ऐसा डीमिंग फिक्शन होता है कि जैसे कि रेसिपिएंट ने ये गुड सप्लाई किया या सर्विस सप्लाई की। किसने की, रेसिपिएंट ने सप्लाई की, हालांकि वो तो रिसीव कर रहा है, लेकिन ऐसा मानेंगे जैसे कि उसने सप्लाई की, एंड ही विल हैव टू पे दी टैक्स। ओके, तो सिंपल है। तो इसको अपन स्टडी करते हैं, है ना। तो देखो क्या कहता है,
9(3) और 9(3) और 9(4) दोनों रिवर्स चार्ज है, लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। 9(3) जो है उसमें कहता है कि गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ कोर्स बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई। तो इसका लंबा नोटिफिकेशन है जो अभी तक बहुत बार अमेंड भी हो चुका है, तो वो अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कैटेगरीज ऑफ सप्लाई को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, द टैक्स ऑन विच, यानी ये गुड्स के भी हो सकता है सर्विस के लिए भी हो सकता है, द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट। कौन टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेगा। ऑफ सच गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई। ऑल द प्रोविजंस का मतलब है जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, और बाकी जितने कंप्लायंसेस है, रिटर्न फाइल करना, तो वो सब के सब कंप्लायंसेस किसको करने पड़ेंगे? रेसिपिएंट को करने पड़ेंगे, एज इफ कि वो सप्लायर है। डीमिंग फिक्शन। It says all the provisions of the act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying tax in relation to supply of such goods or service or both। है ना? तो जितने भी compliances है, जितने भी requirements है लॉ के, वो किसको फुलफिल करने पड़ेंगे? रेसिपिएंट को फुलफिल करने पड़ेंगे। आया समझ में? तो ये जो रिवर्स चार्ज है ये स्पेसिफाइड कैटेगरी के लिए, स्पेसिफाइड कैटेगरी, तो ये उसका मेन फीचर है 9(3) का, स्पेसिफाइड कैटेगरी जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेगा। तो ये कितने उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं इसकी लिस्ट जो है ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, फिर 9(4) क्या कहता है? 9(4) का कॉन्सेप्ट भी सेम है, जो रेसिपिएंट है उसको टैक्स भरना है, लेकिन ये कौन से वाले केसेस में आएगा तो वो देखो। The government may on the recommendation of the council by notification specify class of registered persons। पहला पॉइंट, class of registered persons who shall, अब ये जो क्लास है ना ये रेसिपिएंट है, हाँ इसको यहां लिख दो रेसिपिएंट्स। तो रेसिपिएंट्स की क्लास नोटिफाई होंगी कि अगर ये लोग रेसिपिएंट है, हाँ, तो उनको टैक्स पे करना है। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स बीइंग रेसिपिएंट्स हु शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी, फिर इसमें भी आया स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। तो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स भी है और स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट्स भी है, दोनों स्पेसिफाई होंगे। कौन रेसिपिएंट और कौन से गुड्स या कौन से सर्विस लेगा तो उनको टैक्स भरना है। तो ये 9(4) की स्पेशलिटी है। 9(3) में पर्सन कोई भी हो सकता है, सिर्फ गुड्स या सर्विस नोटिफाई होंगे, फिर रेसिपिएंट कोई भी किस्म का हो सकता है। लेकिन 9(4) में क्या है कि रेसिपिएंट कौन होना चाहिए वो भी डिफाइन होगा, और गुड्स कौन से या सर्विस कौन सी वो भी डिफाइन होंगी, दोनों डिफाइन होंगे। गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ रिसीव्ड फ्रॉम, अब ये मेन फीचर, थर्ड फीचर, रिसीव किससे हो रहा है? फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। यानी यहां पर सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, है ना? 9(3) में ऐसा नहीं है। 9(3) जो है उसमें अगर रजिस्टर्ड सप्लायर होगा या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही केस में अगर 9(3) में गुड्स नोटिफाई हो गए हैं या सर्विस, तो रिवर्स चार्ज लगना ही लगना है। लेकिन 9(4) जो है उसमें सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड ही होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सो 9(4) में जो गुड्स नोटिफाई होंगे और जो क्लास ऑफ रेसिपिएंट्स नोटिफाई होंगे उनको रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा। गॉट इट? सप्लायर हैज टू बी अनरजिस्टर्ड। Pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or service of both, and all the provisions of the act shall apply। फिर वही 9(3) की लैंग्वेज है, shall apply as if the recipient is the person liable for paying tax in relation to such supply of goods or service of both। बाकी तो वही है, ग्रामर है। तो देखो इसको भी अपन स्टडी करते हैं। 9(3) और 9(4) का डिफरेंस क्या है?
तो 9(3) में क्या है कि जो सप्लाई है ऑफ गुड्स और सर्विस, ये नोटिफाइड वाला होना चाहिए, नोटिफाइड गुड्स और सर्विस, और बोथ ऑफ कोर्स। अब इसमें बस इतना ही है। अब इसमें जो सप्लायर है और जो रेसिपिएंट है, ये दोनों में कोई भी हो सकता है। सप्लायर कैन बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, एंड रेसिपिएंट कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, कोई भी हो सकता है। और फिर बाद में क्या होगा कि क्योंकि रेसिपिएंट को हमने डीम कर लिया है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना फिर कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वो लायबल है ना। तो पहले वो अनरजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन क्योंकि उस पर लायबिलिटी फिक्स हो जाती है, क्योंकि वो लायबल है रिवर्स चार्ज में, इसलिए फिर उसको जाके रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। ये अपन रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे बाद में। बिकॉज ही इज लायबल नाउ, ही हैज़ टू गो एंड टेक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता कि भाई कौन रेसिपिएंट होना चाहिए या कौन सप्लायर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ केसेस में है डेफिनेशन, बट जनरली ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है। गवर्नमेंट डाले तो डाले, नहीं तो नहीं। लेकिन 9(4) जो है, 9(4) में जो सप्लायर है, ही हैज टू बी अनरजिस्टर्ड ओनली, वो अनरजिस्टर्ड है। सप्लाई जो है वो गुड्स एंड सर्विस जो नोटिफाई होगा, नोटिफाइड गुड्स और सर्विस, और जो रेसिपिएंट है ये भी नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स होना चाहिए, नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स। तो 9(4) में तीनों चीज, यानी ये दो चीज गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा। एक अज्यूम्ड है कि सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, वो तो प्राइमरी है। उसके बाद दो चीज गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, एक तो कौन से गुड्स और सर्विस, एंड हु शैल बी दैट रेसिपिएंट। हर रेसिपिएंट को ये नहीं लगेगा, सिर्फ जो नोटिफाइड रेसिपिएंट्स है उनको ही लगेगा। तो इसमें भी एक नोटिफिकेशन आया है जो भी अपन स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वो 9(4) है। ये 9(4) भी क्या है कि अभी अमेंड हुआ है 2019 में। अदरवाइज पहले क्या था इसमें कि अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड अगर बाई करे कोई भी गुड्स एंड सर्विस, पहले ऐसा था। 2017 में जब जीएसटी लॉ बना तो ये बहुत ही ड्रैकोनियन किस्म का था 9(4). उसमें था कि एनी गुड्स एंड सर्विस which is received by a registered person from unregistered person, any goods, any service received by registered person, supplier unregistered, then reverse charge automatically applied, और ये जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है उसको टैक्स भरने का लाइबिलिटी था। लेकिन क्योंकि ये बहुत ड्रैकोनियन था, यानी मैं रजिस्टर्ड हूँ, फारूक का क्लासेस रजिस्टर्ड है, अगर हम कोई भी चीज़, छोटी मोटी चीज़ अनरजिस्टर्ड डीलर्स अगर परचेज करके लाते हैं तो हमको ऑटोमेटिक रिवर्स चार्ज लगता था और हमको पेमेंट करना था। तो ये इस पे जो रजिस्टर्ड पर्सन्स जो थे, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इन लोगों ने काफ़ी बवाल उठाया कि भाई ये तो गड़बड़ है, हमको अननेसेसरी क्यों टैक्स का बर्डन लगता है। तो फिर गवर्नमेंट ने उसको पोस्टपोन करके रखा था, काफ़ी लंबे समय से पोस्टपोन ही था, यानी 9(4) कभी अप्लाई हुआ ही नहीं था। लेकिन अब 2019 में उन्होंने उसको चेंज किया डेफिनेशन को, और अब बोला है कि नहीं, ये हर गुड्स को नहीं लगाएंगे, इट इज़ नॉट ओपन टू ऑल गुड्स, इट विल अप्लाई ओनली टू नोटिफाइड गुड्स एंड ओनली टू नोटिफाइड क्लास ऑफ रेसिपिएंट्स, ओनली टू नोटिफाइड क्लास ऑफ रेसिपिएंट्स। ये दो चीज़ उन्होंने अब डिफाइन की उसके अंदर। सो नाउ इट हैज़ बिकम मच सिंपलर एंड गुड प्रोविजन। तो इसमें देखो एक नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया है, तो वो अपन स्टडी करते हैं। नंबर 7/19 डेटेड 1/4/19, तो 1/4/19 से इफेक्टिव हुआ है ये। और इसमें कौन सी कैटेगरी को उन्होंने नोटिफाई किया है देखो, तो यहाँ पे वही लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल हियर बाय नोटिफाइज
दैट द रजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाइड इन कॉलम 3, तो ये कॉलम 3 जो है देखो ये रेसिपिएंट लोग हैं जो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन्स जो कि रेसिपिएंट है, शाल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर बोथ स्पेसिफाइड इन कॉलम 2, तो यहाँ पे वो गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड है जिसको ये रिवर्स चार्ज लगेगा, तो ये गुड्स एंड सर्विस है और ये रेसिपिएंट है, दोनों को उन्होंने नोटिफाई किया है। तो चलो देखते हैं, तो किसको किया है कि रियल एस्टेट जो ट्रांजैक्शंस है, बिल्डर्स लोग जो है जो सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन सर्विस मैंने आपको समझाया था ना, कंस्ट्रक्शन सर्विस, तो कंस्ट्रक्शन सर्विस से रिलेटेड ये है और कंस्ट्रक्शन सर्विस से रिलेटेड काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स है अक्रॉस दी डिफरेंट चैप्टर्स। तो अभी थोड़े थोड़े अपन ऐसे इंडिविजुअल पढ़ेंगे, फिर बाद में मैं एक टोटालिटी में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से उनको पूरा जीएसटी लगता है। तो देखो इसमें लिखा है पहला पॉइंट में, सप्लाई ऑफ सच गुड्स एंड सर्विस ऑफ बोथ। अच्छा, एक अंडरलाइंग प्रिजम्पशन याद रखो कि हम परचेज किससे कर रहे हैं, इसका सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ये तो गिवन फैक्ट, वो तो अज्यूम फैक्ट है ना कि सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। ओके, तो देखो सप्लाई ऑफ सच गुड्स एंड सर्विस ऑफ बोथ अदर देन सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड against upfront payment in the form of premium, salami, development charges etc. और FSI including additional FSI। अब ये तीन को यहाँ पे उन्होंने एक्सक्लूड किया है, बाकी एक बिल्डर को जो भी चीज़ लगती है वो इंक्लूड किया है। सिर्फ ये तीन चीज़ क्या एक्सक्लूड किया है, एक डेवलपमेंट राइट्स, यानी एक पर्सन है जिसके पास ज़मीन है, वो डेवलपमेंट राइट एक दूसरे बिल्डर को दे रहा है, तो वो जो राइट्स वो देता है यूज़ करने के लिए, तो उस पर भी टैक्स है, लेकिन उस पर रिवर्स चार्ज नहीं है, उस पर रिवर्स चार्ज नहीं है, उस पर फॉरवर्ड टैक्स। फिर दूसरा है लीज ऑफ लैंड, मैं लैंड अगर लीज पे दूँ आपको, 50 साल की लीज पे दे दूँ कि अब आप इस पे घर बना के जो भी आपको यूज़ करना है करो, या जो भी फैक्ट्री डालो जो भी डालो, तो वो लीज जो है उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। और तीसरा है FSI प्रोवाइड करना, एडिशनल FSI मेरे पास है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होता है, तो वो अगर मैं दूँ, या आप गवर्नमेंट से जैसे एडिशनल FSI वगैरह खरीदते हो, तो वो भी इसमें कवर्ड नहीं है। तो तीन चीज़ कवर्ड नहीं है, इसके अलावा कोई भी दूसरा गुड्स और सर्विस है तो वो कवर्ड है। तो इसके अंदर जो प्रमोटर है, प्रमोटर यानी जो बिल्डर है जो स्कीम को प्रमोट करता है, बिल्डिंग स्कीम को जो प्रमोट कर रहा है, लाइक रहेजाज, DLF तो आजकल डूब गया लेकिन जो भी है, एंड तो वो सब जो प्रमोटर्स होते हैं स्कीम, तो उनको लाइबिलिटी है। तो दे आर बेसिकली रिसिपिएंट्स, सर्विस प्रोवाइडर्स तो बाहर वाले हैं, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो सर्विस दे रहे हैं किसको, प्रमोटर को, तो प्रमोटर को उसमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। विच कॉन्स्टिट्यूट्स, अब देखो कौन सी गुड्स एंड सर्विस, तो ये भी इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें, विच कॉन्स्टिट्यूट द शॉर्टफॉल फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू, उसको 80% लिख दो आप, फिर बताता हूँ क्या है, from the minimum value of goods or service of both required to be purchased by a promoter for construction of project। देखो for construction, तो ये goods and service का मतलब क्या है, जो भी goods and service लगते हैं for construction of the project। जैसे इलेक्ट्रीशियन ने काम किया तो इलेक्ट्रीशियन आ गया, प्लम्बर को लगाया हमने काम करने के लिए तो प्लम्बर की सर्विस आ गई, फिर ऐसे हज़ारों लोग हैं, हज़ारों चीज़ें जो अपने को लगती है कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो वो सब गुड्स सारे सर्विसेज इसमें कवर हो गए, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अब ये 80% का फंडा क्या है कि इनको 2019 में 1/4/19 से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन स्कीम्स है इस पर एक कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दिया है, काफ़ी कम कर दिया, पहले जो था 18% और ऐसे उससे कम किया है। हालांकि रेट्स ऑफ टैक्स हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन एक कंसोलिडेटेड व्यू में आपको बाद में दूंगा कंस्ट्रक्शन का पूरा, अभी सुन लो। तो अभी बस इतना याद रखो कि इनको हमने कंसेशन रेट दिया है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि तुमको ITC वगैरह भूल जाना है, ITC क्लेम मत करो, इसीलिए वो कंसेशन कर दिया ना, रेट को कम कर दिया, ITC को हटा दिया। नंबर टू एक उनको ये कहा है गवर्नमेंट ने, कंडीशन है उसमें, कंसेशन रेट चाहिए, कंडीशन ये है
कि ये जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज तुम लेते हो, परचेज करोगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टील एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, तो इसमें से 80% माल जो है या सर्विसेज जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन से लेना है, ताकि वो लोग टैक्स पे करें। रजिस्टर्ड होंगे तो टैक्स भर के तुमको देंगे ना, तो अवॉइडेंस ऑफ टैक्स नहीं होगा। तो ये कंडीशन डाला है 80% परचेजिंग किससे होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए, और बाकी जो बचा हुआ 10, 15, 20% तक है वो अनरजिस्टर्ड से रहा तो चलेगा, दैट मच इज़ ओके। अब खीले परचेज करके लाए, कुछ स्क्रू परचेज करके लाए, तो अब वो अनरजिस्टर्ड से भी होगा, चिल्लर विल्लर कोई सप्लायर है बेचारे छोटे मोटे, तो उसमें ठीक है भाई 20% तक ठीक है। लेकिन 80% सामान जो आएगा और सर्विसेज जो हम लेंगे इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर प्रोजेक्ट, तो वो कहाँ से आनी चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन्स। ये कंडीशन है उनका। अब उससे रिलेटेड ये पॉइंट कि अगर वो 80% को हमने ब्रीच किया, तो हमारा टोटल इस साल में परचेजिंग हुआ है 1 करोड़ का गुड सर्विसेज, और उसमें 80 लाख का किससे आना चाहिए था, रजिस्टर्ड पर्सन से आना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, हमने 65 लाख तो रजिस्टर्ड पर्सन से लेकर आए, 80 लाना था लेकिन 65 तो रजिस्टर्ड से आया, तो टैक्स लग के आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी जो 15 लाख का शॉर्टफॉल आ गया है अनरजिस्टर्ड से, 35 लाख लेके आए, 20 अलाउड था, 20 अलाउड था, लेकिन ज़्यादा हो गया फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, तो वो जो 15 लाख ज़्यादा हो गया है, शॉर्टफॉल कहते हैं उसको, वो शॉर्टफॉल पे हमको रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना पड़ेगा। गॉट इट? तो यहाँ जैसे अपन लिख देंगे टोटल परचेजेस, लिखता हूँ मैं, सर्विसेज को भी उसमें कवर कर लेते हैं। टोटल परचेज अगर 100 लाख्स है और रजिस्टर्ड से अपना 65 ही आया, तो अनरजिस्टर्ड से कितना आया, 35 लेस 20 दैट वाज अलाउड, तो शॉर्टफॉल कितना आ गया, 15 लाख। तो ये 15 लाख पे जो प्रमोटर है, रहेजा, डीएलएफ वगैरह जो भी, तो इनको रिवर्स चार्ज में टकसवा भरना पड़ेगा। आई समझ? वेरी गुड। ऐसा लिखा है, तो देखो फिर से पढ़ते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ शॉर्टफॉल, ओके, फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ रिक्वायर्ड टू बी परचेज बाय प्रमोटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, पार्ट भी हो सकता है, टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर इस साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपना 15 सितंबर को आ गया, तो अप्रैल से 15 सितंबर गिनेंगे, और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो। दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिकली सीमेंट के लिए। सीमेंट जो आता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसके लिए स्पेसिफिकली पॉइंट नंबर 2 है, तो इसलिए पॉइंट नंबर 1 में सीमेंट कवर नहीं होगा क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में है। पॉइंट नंबर 1 में बाकी सारी चीज़ें आएंगी, स्टील आ गया, खीले, स्क्रूज, दिस दैट, वो सब आ जाएगा तुम्हारा 1 में, और सीमेंट आएगा 2 में। सीमेंट में क्या बोलता है कि फॉलोइंग इन चैप्टर सो एंड सो इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, वो तो आपको कोई मतलब नहीं है, याद रखने का। अगेन लिखा है विच कॉन्स्टिट्यूट द शॉर्टफॉल फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ बोथ। ये भी वही होता है 80%। सीमेंट में भी ऐसा ही है कि 80% तुम्हारा सीमेंट जो परचेज करते हो वो रजिस्टर्ड डीलर से होना चाहिए, लेकिन उसमें भी अगर कम हो गया तो फिर जो डिफरेंस है उसके ऊपर अपने को रिवर्स चार्ज लग जाएगा। बाकी कोई ये पॉइंट्स आ रहे, रिक्वायर्ड टू बी परचेज बाय प्रमोटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और द फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, तो प्रमोटर को लगेगा। और एक बार ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या फिर कंप्लीशन मिल गया, तो हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया था कि उसके बाद तो फिर उसको कुछ नहीं लगता ना, उसके बाद तो उसको जीएसटी लगता है ईच नई बिल्डर को, इसलिए वहाँ लिखा है टू दी अप टू दिस डेट। और तीसरा है कि कैपिटल गुड्स जो है फॉलिंग अंडर एनी चैप्टर इन द फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम्स टैरिफ एक्ट
सप्लाइड टू अ प्रमोटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर अपन कैपिटल गुड्स कोई भी तरह के लेके आते हैं, किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। कोई भी कैपिटल गुड्स जैसे कि ड्रिलिंग मशीन है, जेसीबी वगैरह जो अपने को लगते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो वैसे तो सब बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन से ही आएंगे नॉर्मली, लेकिन मान लो कि अगर अनरजिस्टर्ड से लेके आए तो फिर अपने को यानी प्रमोटर को रिवर्स चार्ज लग जाएगा। फिर उसमें डेफिनेशन में वो ये कोई खास काम की नहीं है। प्रमोटर का मतलब होता है जो प्रमोट करता है। डेफिनेशन सारे जो रेरा वगैरह से रिलेटेड दिए हैं, देखो, एज डिफाइंड अंडर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016, प्रोजेक्ट शैल मीन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और अ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। कमर्शियल रेसिडेंशियल दोनों कवर्ड है। Then real estate project shall have the same meaning as assigned to it under वही रेरा। सिमिलरली रेसिडेंशियल जो है वो भी वही है रेरा में, लेकिन रेसिडेंशियल में एक कंडीशन है, वो याद रखो कि जिसमें नॉट मोर देन 15% जो है वो कमर्शियल यूज़ में आना चाहिए, यानी 15% से कम कमर्शियल में होना चाहिए, 85% या उससे ज़्यादा रेसिडेंशियल का होना चाहिए। अब जैसे हम पूरे बिल्डिंग स्कीम बना रहे हैं, फ्लैट स्कीम, उसमें नीचे में एक आध दो शॉप वगैरह रख दिए तो चलता है ना, तो लेकिन वो शॉप वगैरह का जो एरिया है वो 15% से कम होना चाहिए ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन। एंड एफएसआई का एक डेफिनेशन है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, वो कोई तुम्हारे काम का नहीं है। तो इस तरह से नोटिफिकेशन था। फिर उसके बाद चलते सबसेक्शन 5 पे कि तो देखो अभी तक हमने क्या देखा, सबसेक्शन 1 में फॉरवर्ड चार्ज देखा, सबसेक्शन 2 में एक्सेप्शंस है जो हम बाद में नोटिफाई करेगा, क्रूड ऑयल वगैरह। 3 और 4 दोनों रिवर्स चार्ज है। 3 का बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, उसमें बहुत सारे सर्विसेज और गुड्स है, तो उसको अपन पूरा एक लेक्चर ही लेंगे, आगे के चैप्टर में कवर करेंगे रिवर्स चार्ज 9.3 को। और 9.4 जो है वो लिमिटेड यूज़ है उसका भी, अनरजिस्टर्ड से जो बाई करते हैं अपन उसके लिए है 9.4। तो इसमें भी अभी ये एक नोटिफिकेशन आया है, अभी आगे चल के साल 2 साल में कई सारे इसके अंदर भी कवर किए जाएंगे 9.4 के अंदर। फिर 5 में है कि गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, अंडरलाइन करो चारों तरफ से, कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, द टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ व्हिच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये एक अलग फुटिंग पे है, ये ना तो फॉरवर्ड चार्ज है ना रिवर्स चार्ज है, ये क्या बोलेंगे, मिडिल मैन चार्ज। बताता हूं कैसे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को इस पे टैक्स पे करना है, और ये सिर्फ सर्विसेज के लिए है, ओनली फॉर सर्विसेज, नॉट फॉर गुड्स, नॉट फॉर गुड्स। अंडरलाइन करो, लिख दो नॉट फॉर गुड्स ऊपर में, नॉट यार, दिस इज नॉट फॉर गुड्स। तो बेसिकली नॉट फॉर Amazon.com। Amazon.com देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, वेबसाइट चलाता है जिस पे बहुत सारे लोग अपने गुड्स बेचते हैं। तो एक तरफ सप्लायर्स होते हैं और हम जैसे रेसिपिएंट होते हैं जो ख़रीदते हैं डिस्काउंट देख करके, है ना। तो Amazon.com को सेक्शन 9(5) एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो गुड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, तो उसको 9(5) नहीं लगता। 9(5) लगता है सिर्फ सर्विसेज के लिए, ओके, ओनली फॉर सर्विसेज, जिसमें आता है फारूका क्लासेस। क्योंकि हम क्या है, सर्विसेज। वैसे फारूका क्लासेस भी नहीं आता, क्योंकि उस पर एक तरह का गुड्स ही, हमने जब ये पूरा प्रोडक्ट बना के DVD में डाल दिया तो इट बिकम्स ए प्रोडक्ट। लेकिन और एग्जांपल में लूँ, जैसे freelancers.com है, जिस पे हज़ारों किस्म के सर्विस प्रोवाइडर्स है जो अपने अपने सर्विसेज उस पर अपलोड करके लोगों को देते हैं, है ना। या जैसे मैं खुद अभी एक साइट लाने वाला हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज taxology.com। अब ये taxology.com जो है ये क्या करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। तो ये 2019 के एंड तक लॉन्च हो जाएगा, गॉड विलिंग।
तो इसमें क्या होगा कि जितने लॉयर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं इंडिया के, सिमिलरली फॉरेन के हैं, लाइक यूएस के लॉयर्स है, वहाँ के सीपीएज है, सीएफएज है, फाइनेंशियल और लॉ सर्विसेज देने वाले जितने भी लोग हैं वर्ल्ड वाइड, वो एज मेंबर्स इस पे रजिस्टर होंगे। और दुनिया में कहीं भी किसी भी इंसान को या कंपनीज को, बिजनेसेस को लीगल या फाइनेंशियल सर्विसेज लगेंगी तो वो इस पे साइट पे आकर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर को सर्च करके, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या जो भी उनको सर्च करके उनको वर्क अलॉट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग साइट है। तो काफ़ी टाइम से मेरा इस पर काम चालू है और इसका मेन फ़ायदा क्या है मालूम है आपको? मेन फ़ायदा है जैसे अपन देखो, अगर आपको कोई लीगल सर्विस की ज़रूरत पड़े, कोई भी, जैसे आपका रोड एक्सीडेंट ही हो जाए और आरटीओ गाड़ी वाड़ी सीज कर ले, इंश्योरेंस क्लेम ना दे, अपने को कोई ना कोई लॉयर फाइंड आउट करना पड़ता है ना। या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और घर में जो लड़की है जिसका डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वाइफ है जो भी है, तो उसको समझ में नहीं आता, एक तो डरी हुई है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, कैसे, क्या मेरे लीगल राइट्स है, कुछ भी नहीं मालूम। सो ऑल ऑफ अस कैन कम ऑन दिस साइट, जस्ट पुट आर प्रॉब्लम, जो हमारा प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं वो हम डालेंगे, और जितने भी रजिस्टर्ड होंगे इस पे लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनके भी काम का वो प्रॉब्लम होगा, यानी उनके लाइन ऑफ उसमें आ रहा है एक्सपर्टीज़ में, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे क्वेरी पे कि आपको ये सोल्यूशन है। सब मेरे को लगता है ऐसा सोल्यूशन है, मैं वैसे बताऊंगा, किसी और को लगता है वो बताएंगा, ऐसा हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड देन द पर्सन हु हैज़ पुट दैट प्रॉब्लम विल गो थ्रू द सॉल्यूशंस, एंड जो उसको सही लगता है कि सोल्यूशन है तो उन लोगों से बातचीत करके, जो भी लॉयर्स ने सोल्यूशन डाला है उस पर बातचीत करके रेट वगैरह जो भी है वो फिक्स करके कि कितना आप चार्ज लेंगे वगैरह, उसको काम अलॉट करेंगे। तो कितना आसान हो गया। अब सोचो मैं एनआरआई हूँ, न्यूयॉर्क में बैठा हूँ और मेरा एक घर है दिल्ली में, उसमें कोई तो भी घुस के बैठ गया है, मेरे उसको वहाँ से खाली करवाना है, किराएदार था पुराना, निकल नहीं रहा, तो मुझे फ्लाई डाउन करके दिल्ली आना पड़ेगा, लॉयर को पकड़ना पड़ेगा, फिर उसको अपॉइंट करो, फिर आपको तो मालूम है कि एक बार में तो लॉ का काम होता नहीं है, सालों साल चलता है, तो हर साल मेरे को कम से कम 2-4 विजिट देने पड़ेंगे, तो कितना खर्चा होगा मेरा जस्ट टू रिमूव द टेनेंट। अब नहीं, अब मैं ऑनलाइन जाऊँगा, taxology.com पे एक लॉयर को सर्च करूँगा जो ये सर्विस देता है दिल्ली में, उसको अलॉट कर दूँगा वर्क, ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा और मेरा काम हो जाएगा। एंड द लॉयर आफ्टर डूइंग द वर्क विल रिस्पॉन्ड टू मी, विल रिप्लाई टू मी ऑन द साइट इटसेल्फ। तो साइट पे बैक एंड रहेगा जिस पे सारा जो वर्क चल रहा है उसका बिल्कुल अप टू डेट जो ये है वो रहेगा, इंफॉर्मेशन सब कुछ। सो इट्स ये तो अभी शुरुआत है, बहुत लंबा, बहुत इंटरेस्टिंग साइट बन रहा है। तो ये जो साइट देखो बना, मेरे को कोई आपको बताने की वो नहीं थी साइट की, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो टैक्सोलॉजी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इस पे जो सर्विस देने वाले लोग हैं, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, वो सब रहेंगे और पब्लिक को सर्विस देंगे, है ना। तो मैं क्या बन जाऊँगा, एक प्लेटफॉर्म, और यू कैन से अ पोर्टल, अ मार्केट प्लेस फॉर सर्विसेज। तो अब देखो इस पे क्या होगा, इस पे जीएसटी कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। तो क्या बोलता है, गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज। तो इसमें सर्विस को गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा। हर एक सर्विस के जो पोर्टल्स है वो कवर नहीं होंगे इसमें, ओनली स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। ओके। द टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये देखो, ये 3 लॉज है अपने और साइमल्टेनियस लॉज रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये बोला कि कैटेगरी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा जिस पे टैक्स है ना, तो ईसीओ पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो एसजीएसटी लॉ में भी सेम पॉइंट रहेगा और आईजीएसटी लॉ में भी सेम पॉइंट रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सीजीएसटी मेरे को यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देगा और एसजीएसटी कोई दूसरा देगा, ऐसा नहीं रहता। सो देयर विल बी साइमल्टेनियस प्रोविजंस इन ऑल द 3 लॉज, बल्कि 4, द यूटी वाले जो लॉज है, यूनियन टेरिटरी वाले, उसमें भी सेम रहता है। तो अगर यहाँ इको बोला है सीजीएसटी में, तो एसजीएसटी में भी इको ही रहेगा और आईजीएसटी के अंदर भी इको ही रहेगा। तो इंटरस्टेट हो, इंट्रास्टेट हो, लॉ विल बी सेम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो टैक्स पे करेगा।
इफ सच सर्विसेज आर सप्लाई थ्रू इट, उसके थ्रू अगर सप्लाई हो रहे हैं तो थ्रू इट का मतलब ये इको कौन है, मिडिल मैन है। इसलिए मैंने कहा था ना कि यहाँ फॉरवर्ड भी नहीं है रिवर्स भी नहीं है, ये मिडिल टैक्स। तो सप्लायर कौन है, कोई तो भी एक पर्सन है जो सप्लायर है। रिसिपिएंट कौन है, कोई तो भी दूसरा है जो रिसिपिएंट है। मैं बीच में हूँ, मेरे पोर्टल पे ये सप्लायर उस रिसिपिएंट को सर्विस दे रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप बीच में होना फारूक भाई, आप टकसवा पे करो, ये जो सर्विस जा रही है उस पर मुझे पोर्टल को इको, जिसको कहते हैं इको इज अ पोर्टल, उसको टैक्स का पेमेंट करना है। अंडरस्टूड, सिंपल। And all the provisions of the act shall apply to such eco as if he is the supplier, as if कि मैं सप्लायर हूँ, हालांकि मैं नहीं हूँ लेकिन ऐसा माना जाएगा कि मैं हूँ। Provided that where the electronic commerce operator does not have a physical presence in taxable territory, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है, जो साइट है, पोर्टल है, उसको पोर्टल्स भी कहते हैं या वेबसाइट भी कहते हैं, हो सकता है कि ये यूएसए में हो, इस यूएस बेस्ड साइट। फिर क्या करेंगे, वो तो इंडिया में है ही नहीं, तो टकसुआ कैसे भरेंगे आप। तो लिखा है कि इफ दे डज नॉट हैव द फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इको फॉर एनी पर्पज इन द टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी लायबल टू पे टैक्स। यानी उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का, जैसे ऊबर है, ऊबर भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ना। कार चलाने वाले लोग, जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं वो तो अलग है, टैक्सी ओनर्स आर डिफरेंट पीपल, जो बैठ के जाते हैं वो भी अलग है, और ऊबर बीच में है या ओला है तो वो पैसे कमाता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ऊबर। अब ऊबर यूएसए की साइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उनका कोई ब्रांच ऑफिस इंडिया में होगा, कोई मैनेजर इंडिया में होगा जो उनका बिजनेस यहाँ पे संभाल रहा है इंडिया में, तो फिर उसको अपन पकड़ेंगे एंड ही विल बी लायबल टू पे टैक्स। तो फॉर एनी पर्पज, मैनेजर फॉर एनी पर्पज, जो रिप्रेजेंटिंग बोल रहा है ना, पर्सन रिप्रेजेंटिंग फॉर एनी पर्पज, कोई भी बिजनेस पर्पज के लिए उसका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है तो वो लायबल है। अगर ऐसा भी कोई नहीं है तो फिर क्या है, देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड ऑल्सो ही डज नॉट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव, कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव भी इंडिया में नहीं है, such eco shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax। तो फिर उनको एक स्पेसिफिकली टैक्स के पेमेंट के लिए एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, सो विच कैन बी देयर लॉयर इन इंडिया और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और समबडी, उनके पावर ऑफ अटॉर्नी दे करके उसको अपॉइंट करेंगे। और इसके अंदर भी नोटिफिकेशन इशू हुआ है सबसेक्शन 5 में, तो कौन से इको है, विच इकोस, तो वो देखो यहाँ नोटिफाइड है। The central government on the recommendation of the council hereby notifies that in case of following categories of services, the tax on intrastate supply shall be paid by eco। तो कौन से नोटिफाइड है, let's see। Number 1, by way of transportation of passengers, यानी Uber, Ola and others, आजकल बहुत सारे आ गए। हाँ, पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी यानी Uber, Ola, मोटर कैब, मैक्सी कैब इलेक्ट्रिक पे जो चलती है, एंड मोटरसाइकिल, आजकल Uber मोटरसाइकिल भी आ गया है वैसे तो ये सब पहले उसमें, तो Uber, Ola जो है वो लाइबल हो गए। Number 2, services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes, except where the person supplying the service through eco is liable to registration under section 22(1) of the Central Goods and Service Tax Act। तो यहाँ पे क्या बोला है, अच्छा पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन है, hotel.com, इस पे होटल बुकिंग्स होते हैं ना, वो सारे इसमें आएंगे। फिर और कौन से वो एक मेक माई ट्रिप, MMT, क्लियर ट्रिप भी एक है, और ऐसे बहुत सारे हैं, booking.com भी है,
और बहुत सारे साइट्स है जो होटल बुकिंग्स को प्रोवाइड करते हैं, तो वो इको है। ये सब क्या है? इको। मेक माई ट्रिप इज एन इको। होटल्स तो अलग है जो इस पर लिस्टेड है, और कस्टमर्स आते हैं एंड कस्टमर्स मेक द बुकिंग ऑन मेक माई ट्रिप्स पोर्टल, है ना। तो वहाँ मेक माई ट्रिप जो है इको वो लायबल हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन में ये बोला है कि जो होटल है वो अगर रजिस्टर्ड है वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। पर्सन सप्लाइंग द सर्विस इन होटल, तो अगर वो होटल या इन या गेस्ट हाउस जो है वो ही अगर लायबल है और वो अपना खुद का रजिस्ट्रेशन रखता है तो फिर इको लायबल नहीं रहेगा, देन दैट होटल विल पे टैक्स। तो ये कैसे होता है? देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल। अगर एक होटल है, जैसे मेरा एक होटल है न्यू दिल्ली में, पार्लियामेंट हाउस के बाजू में, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल, और मेरे 500 रूम है वहाँ। अब मैं 500 रूम पूरे के पूरे मेक माई ट्रिप को थोड़ी ना देता हूँ। इसमें आपको मालूम है कैसे होता है? जैसे मेक माई ट्रिप है, booking.com, तो इनको अपन कुछ कुछ रूम्स दे के रखते हैं। इवन दैट ओयो रूम्स, तो ओयो को अपन हमारे 500 रूम में से 50 रूम देंगे एक दिन के हिसाब से। मेक माई ट्रिप को मैंने 50 रूम दिए, ऐसे ऐसे रहता है। बाकी रूम मेरे खुद के वेबसाइट पे मैं खुद बेचता हूँ, तो मेरा खुद का भी टर्नओवर है अलग से। माई ओन सेल इज ऑल्सो देयर। तो क्योंकि मेरा खुद का भी सेल है और उसकी वजह से अगर मैं जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है उसके ऊपर चले जाता हूँ तो फिर मेरे को रजिस्ट्रेशन लगेगा ना। एज एन इंडिपेंडेंट सप्लायर, एज एन इंडिपेंडेंट होटल मुझे तो रजिस्ट्रेशन लगेगा। तो फिर मैं खुद रजिस्टर्ड हूँ। तो अगर मैं खुद रजिस्टर्ड हूँ, क्योंकि 500 में से 400 एक रूम तो मैं खुद बेचता हूँ, तो माई बिजनेस इज ह्यूज, आई एम रजिस्टर्ड। तो ये 50 रूम जो ओयो के थ्रू या मेक माई ट्रिप या इनके थ्रू बेच रहा हूँ, उस पर भी फिर वो लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, ये जो साइट्स है, वो टैक्स नहीं पे करेंगे, मैं ही पे करूँगा। आई विल पे टैक्स ऑन द होल ट्रांजैक्शंस, ऑन कंप्लीट सेल्स। लेकिन अगर मेरा एक छोटा होटल है, 50 रूम ही है, और पूरे के पूरे रूम मैंने मेक माई ट्रिप को दे दिए कंप्लीट एग्जॉस्टिवली कि तुम ही बेचो, मैं कुछ भी अलग से नहीं बेचूंगा, तो मेरा इंडिपेंडेंट टर्नओवर कुछ है ही नहीं, जितना भी है पूरा इको के थ्रू है। तो फिर वहाँ पर ये इको रजिस्टर्ड होगा और इको टैक्स पे करेगा, फिर मैं टैक्स पे नहीं करूँगा। सो ऑन ऑल द 50 रूम्स दैट विल बी बुक्ड थ्रू मेक माई ट्रिप, द मेक माई ट्रिप विल पे टैक्स, आई विल नॉट पे एनी टैक्स, क्योंकि मेरा इंडिपेंडेंट टर्नओवर है ही नहीं ना इको को छोड़ के। तो मेरे को थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है, तो मैं रजिस्ट्रेशन लूँगा ही नहीं। मैं नहीं लूँगा तो फिर इको जो है वो पूरा का पूरा टैक्स पे करेगा ऑन ऑल द बुकिंग्स। आए समझ में? तो ऐसा है। तो पहला रेडियो टैक्सी वगैरह के लिए है उबर ओला। दूसरा होटल वालों के लिए है जो hotel.com, booking.com, मेक माई ट्रिप वगैरह। और तीसरा कौन सा है? देखो, तीसरा है सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग, हाउस मेड्स भी आगे उसमें, और उसमें बहुत सारी है हाउस कीपिंग, सच एज एन एग्जाम्पल्स है प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एक्सेट्रा, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इको इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी वही, अगर उसका खुद का टर्नओवर है और वो लायबल है तो फिर वो लोग होंगे, वरना इसके जो इकोज है वो हो जाएंगे। तो इसके इको में आप लिख दो एक अर्बन क्लैप एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे साइट्स है, मेरे को नाम तो बहुत सारे याद नहीं है, लेकिन एक वो kamwalibai.com भी है। यस, देयर आर साइट्स kamwalibai.com और अर्बन क्लैप है, और इसमें प्लम्बर मिल जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। घरेलू सर्विसेज के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो रजिस्टर होते हैं ये साइट्स पे, और फिर उनके थ्रू वो सर्विसेज देते हैं। तो ऐसा कोई प्लम्बर है जो अर्बन क्लैप पे रजिस्टर्ड है और उसके थ्रू सर्विसेज देता है, उसके अलावा भी देता है, पर्सनली लोग उसको जानते हैं तो उसमें भी देंगे ना बेचारा। लेकिन वहाँ उसका टर्नओवर बहुत कम है, उसका इंडिविजुअल टर्नओवर जो है इंडिपेंडेंट वो इतना कम है कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है, तो उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर
अर्बन क्लैब के थ्रू जो वो सर्विसेज देगा, सिंस ही विल नॉट हैव हिज ओन GSTIN नंबर, उसका सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और अर्बन क्लैब के थ्रू वो देगा, तो अर्बन क्लैब जो है वो लायबल हो जाएगा टू पे द टैक्स ऑन सच सर्विसेज। समझ में आ रहा है? और अगर कोई बड़ा प्लम्बर है, 25 करोड़ का खुद का टर्नओवर है हो सकता है ना, इज अ बिग प्लम्बर, बड़े बड़े पाइप ले करता है, तो फिर वो खुद लायबल है, तो वो खुद रजिस्टर्ड भी होगा। अगर वो खुद रजिस्टर्ड है और वो अपना GSTIN नंबर जो है वो अर्बन क्लैब को दे दे कि देखो मैं खुद रजिस्टर्ड हूँ, तो आप पे मत करना टैक्स, मैं खुद करूँगा, तो फिर वो खुद करेगा, फिर ईगो नहीं करेगा। तो सिंपल है। तो 3 तरह के ट्रांजैक्शंस अभी तक इसमें नोटिफाई हुए हैं। तो टैक्सोलॉजी अभी नोटिफाई हुआ है क्या? फॉर लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं हुआ है, थैंक गॉड। तो हमको टैक्सोलॉजी को इसमें पे नहीं करना। इवन फारूका क्लासेस जो मेरे दूसरे टीचर्स मेरे साइट पे अवेलेबल है फॉर सेल, तो उस पर हम लाइबल नहीं है फारूका क्लासेस, क्योंकि अभी इसमें नोटिफाई नहीं हुए हैं। इसको घरेलू सर्विस कहेंगे क्या, हाउस कीपिंग? नहीं ना, थैंक गॉड। टीचिंग इज नॉट हाउस कीपिंग सर्विस। गुड। सो गाइज दैट वाज सेक्शन 9। इंटरेस्टिंग है। 1 2 3 4 5 सबसेक्शंस। तो 1 and 2 फॉर फॉरवर्ड चार्ज विद एक्सेप्शन इन सबसेक्शन 2 फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बाद में लगाएंगे बोलते हैं। 3 and 4 आर रिवर्स चार्ज एंड 5 जो है वो मिडिल मैन चार्ज है। तो मिडिल मैन का भी एक आपको डायग्राम बना देता हूँ कैसे है कि ये सप्लायर है, ये इको है जिसके वेबसाइट पे ये सर्विस दे रहा है एंड द रिसिपिएंट इज समबडी एल्स। तो ये इधर से इधर सर्विस जा रहा है, ठीक है, सर्विस सप्लायर से रिसिपिएंट को जा रहा है, लेकिन किसके थ्रू जा रहा है? थ्रू द वेबसाइट ऑफ इको। तो ये उसकी वेबसाइट है, पोर्टल है या वेबसाइट जो भी आप बोलो। तो फिर यहाँ जो ये पोर्टल है इसको लायबल किया है, लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस सर्विस। समझ में आया? ऐसा है। तो इस तरह से ये सेक्शन 9 था।